हाय गुड इवनिंग एवरीवन। और एनसीडीईएक्स और सेबी की तरफ से इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम इमरान खान है और मैं एनसीडीईएक्स बिजनेस डेवलपमेंट टीम से हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है आज के इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम का वो है कमोडिटी इंडाइसेस। कमोडिटी इंडाइसेस पे जाने से पहले हम आज के जो सेशन रहेगा वो जूम मोड में रहेगा और आप सेशन के दरमियान आपको जो भी सवाल आते हैं या क्वेश्चन डाउट रहते हैं आपके, तो आप अपनी स्क्रीन के Q&A ऑप्शन में जाके अपने सवाल सेशन के अंत में मैं आपको सभी सवालों के जवाब दूंगा। तो लेट्स बिगिन द सेशन फॉर द डे। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह कमोडिटी एक्सचेंजेस का इवोल्यूशन हुआ। करीब 19वीं सदी में बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन नाम से कॉटन के ट्रेड्स के लिए एक्सचेंज स्टार्ट हुआ, जो कि ऑफलाइन एक्सचेंज था। और उसके बाद में 1910 से 1930 के दशक में इसमें कुछ और भी कमोडिटीज ऐड हुई, जैसे कि ऑयल सीड और रॉ जूट। करीब 1953 में एफएमसी यानी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का की स्थापना की गई इन ट्रेड्स को रेगुलेट करने के लिए। और 20वीं सदी में ऑन एंड ऑफ इसके अंदर कमोडिटीज आती रही और उनके ऊपर बैन भी लगते रहे। 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सचेंजेस कमोडिटीज एक्सचेंजेस को जो है तो परमिशन दी और 2003 में दो नेशनल लेवल एक्सचेंजेस की स्थापना की गई, जिसमें नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ये दो एक्सचेंज थे। आगे चल के कुछ और भी एक्सचेंजेस इसमें ऐड हुए, वो हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। 2015 सितंबर में जो सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने एफएमसी को टेक ओवर करके मर्ज करके जो है तो मर्ज कर लिया और अभी जो कमोडिटी के फिल वक्त के रेगुलेटर है वो सेबी है। ये एक हायरार्की है, ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है कमोडिटी एक्सचेंजेस का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक के अंदर आता है। और उसके अंडर में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका नाम सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके अंडर सेबी के अंदर जो है तो नेशनल एक्सचेंजेस है, जिसमें आज की डेट में 5 कमोडिटी एक्सचेंजेस है: एनसीडीईएक्स, एनसीएक्स, आईसीईएक्स, एनएससी एंड बीएससी। टोटल 91 कमोडिटीज को परमिट किया गया है डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अगर हम सेबी आने के बाद से जो सेबी ने डेवलपमेंट्स किए हैं उसकी अगर बात करें, तो सितंबर 2015 ने, जैसे मैंने बताया आपको, कि सेबी ने टेक ओवर किया था और जून 2017 में सेबी ने ऑप्शन में परमिशन दे दी ट्रेड करने के लिए कमोडिटीज डेरिवेटिव में, जो कि पहले से फ्यूचर्स हुआ करते थे। उसके बाद में जून 2017 में ही सेबी ने जो है तो कैटेगरी 3 एआईएफ और इनको भी परमिशन दे दी। एआईएफ मतलब अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स को एआईएफ कहा जाता है। सितंबर 2017 में सेबी ने जो है तो कमोडिटी और इक्विटी जो अलग अलग काम हुआ करते थे ब्रोकर्स के, उनको मर्ज किया, इंटीग्रेट कर दिया। इसी के साथ साथ उन्होंने बैंक सब्सिडरीज को, पहले कमोडिटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स अलाउड नहीं थे, उनको भी अलाउ किया गया और बैंक्स को भी प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स के तौर पे एक्सेप्ट किया गया। सितंबर 2018 में एफपीआई को परमिशन दी गई और मार्च 2019 में म्यूचुअल फंड पीएमएस को भी कमोडिटी डेरिवेटिव्स में अलाउ किया गया। जून 2019 में जो कि बहुत एक अहम डिसीजन लिया गया और कमोडिटी इंडाइसेस को अलाउ किया गया ट्रेडिंग के लिए। इसी के चलते एनसीडीईएक्स ने एग्रीडेक्स नाम से अपना इंडेक्स लॉन्च किया, जो कि ट्रेडेबल है। हम आज इंडाइसेस में उसी की बात करेंगे। जो लिस्टेड कमोडिटीज है एक्सचेंज एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे, वो कुछ इस तरह से है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। इसको हमने 5 वर्टिकल में डिवाइड किया है, जिसमें सीरियल्स एंड पल्सेस, स्पाइसेस, फाइबर, गुआर कॉम्प्लेक्स एंड ऑयल सीड्स है।
जो कि मैंने आपको कहा था कि 91 कमोडिटीज जिसमें परमिशन दी गई है सेबी की तरफ से, उसमें की तरफ से उसमें ये कमोडिटीज आज की डेट में एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है। आगे चलने में हम देखेंगे कि कमोडिटीज, एग्रीकल्चर कमोडिटीज में जो रिस्क एसोसिएटेड है वो क्या है। तो जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन रिस्क होती है, जैसे कि क्रॉप की ईल्ड कैसे आने वाली है, और उस पर कीटनाशक के कीटकों का जो प्रभाव होता है, वेदर कंडीशन का जो डिजीज वगैरह होता है के चलते इसमें प्रोडक्शन की रिस्क होती है। इसके साथ साथ इसमें मार्केट भी होती है, फाइनेंशियल रिस्क होती है, लीगल एंड एनवायरमेंटल रिस्क होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो बेसिकली ये जो रिस्क फैक्टर होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, इनको कोप अप करने के लिए या इनसे फाइट करने के लिए, हेज करने के लिए जो है तो एनसीडी के प्लेटफॉर्म पे आप अपने प्राइजेस को, अपना रिस्क मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर आप देखिए पिछले 10 सालों का अगर एनुअलाइज वोलेटिलिटी की बात हम अगर करेंगे तो आपके सामने जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, पिछले 2010-11 से लेकर 2019-20 तक ये कुछ कमोडिटीज है जिनकी एनुअलाइज वोलेटिलिटी दी गई है, जिसमें चना, आरएम सीड, सोयाबीन, कैस्टर सीड, कॉटन सीड ऑयल की और गुआर सीड है। जिसमें गुआर सीड में काफी हेल्दी वोलेटिलिटी देखी गई है। उसके साथ साथ आप देखोगे कॉटन सीड ऑयल की और चना में भी बहुत हेल्दी वोलेटिलिटी है, और ऑन एन एवरेज बाकी भी कमोडिटीज में काफी अच्छी वोलेटिलिटी है। तो बेसिकली अगर इतनी वोलेटिलिटी एग्री कमोडिटीज मार्केट में है तो कहीं ना कहीं जो भी एग्रीकल्चर मार्केट से रिलेट करते हैं, फार्मर्स है, बीसीपी है, और ट्रेडर्स है, और प्रोसेसर्स है, इन सबको अपनी प्राइस रिस्क हेज करने के लिए एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है वो सबसे बेहतरीन उपाय है। अगर हम बात करें कि एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटीज जो डेरिवेटिव्स है, जिसमें आज की डेट में हमारे पास फ्यूचर्स है, ऑप्शन इन है, और इंडाइसेस है। आज हम कमोडिटीज इंडाइसेस की बात करेंगे, एग्रीडेक्स की। तो मैं आपको बता दूं कि एग्रीडेक्स जो है इंडिया का पहला रिटर्न बेस्ड एग्रीकल्चर फ्यूचर इंडेक्स है, जो कि 10 कमोडिटीज की प्राइस को ट्रैक करके, प्राइस के रिटर्न्स को ट्रैक करके अपनी वैल्यू शो करता है। अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि 10 कमोडिटीज हमने 10 कमोडिटीज की जो परफॉर्मेंस है उसके रिटर्न्स को ट्रैक करके ये अपनी वैल्यू, बट वो 10 कमोडिटीज का जो चयन किया गया है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले जो सेबी की गाइडलाइंस थी उस हिसाब से इसमें जो 80% का जो वेटेज रखती है कमोडिटीज, उनका जो एडीटीवी है, एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम, वो 75 करोड़ से ऊपर, 75 करोड़ या उससे ऊपर का है। और जो रिमेनिंग 20% की कमोडिटीज ऐड की गई है उसका वेटेज जो है 20% जो है उसका 75 करोड़ या उसके नीचे वाला एडीटीवी है। दूसरा इसके अंदर जो है कि उन कमोडिटीज, उन 10 कमोडिटीज को जो हमने वैल्यू वेटेड दिया है, उसका जो उस कमोडिटी को जो वैल्यू दी गई है, उसको जो वेटेड दिया गया है, उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है और उसको इक्वली 50-50% का वेट दिया है, जिसमें आता है मेन प्रोडक्शन वैल्यू जो कि पिछले 5 साल का एवरेज निकाला गया है, और जो उसका है दूसरा ट्रेडेड वैल्यू, यानी उसके जो अंडरलाइंग फ्यूचर्स है उसका ट्रेडेड वैल्यू पिछले 12 महीनों का, उसका हमने एवरेज निकाला है। इस तरह से उनको डिवाइड किया गया है। आगे चल के हम ये भी देखेंगे आने वाली स्लाइड में कि क्या कौन सी कमोडिटीज है, 10 कमोडिटीज, और उनको किस तरह से उसका वैल्यू वेटेड दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हर कमोडिटीज और हर सेक्टर को जो है इसमें हमने फ्लोरिंग एंड कैपिंग दे रखी है, जिससे कि कोई भी कमोडिटी या कोई भी सेक्टर डोमिनेट ना कर सके इंडाइसेस को, और ना ही अंडर वैल्यू रह सके। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो इसका रीबैलेंसिंग जो है तो साल में एक बार होता है, साल में साल में एक बार होता है। और साल में एक बार होने का मतलब ये है कि एक साल में इसकी पूरी जो ये प्रोसेस है कंपोनेंट्स की वैल्यू वेटेड देने की और फ्लोरिंग एंड कैपिंग देने की, इसको साल में एक बार हम रिबैलेंस करते हैं, जो कि 1 अप्रैल को होता है। बट जो भी चेंजेस इम्प्लीमेंट होते हैं वो जनवरी के पहले हफ्ते में मार्केट को इन्फॉर्म कर दिए जाते हैं, जिससे कि वो अपनी पोजीशंस को अकॉर्डिंगली मेंटेन कर सके।
इसी के साथ जो जैसे मैंने बताया कि एग्रीटेक्स जो है इंडिया का पहला रिटर्न बेस्ड इंडेक्स है, और रिटर्न बेसिस होने की वजह से है कि इसका जो अंडरलाइंग है वो कैश नहीं है, स्पॉट नहीं है, बल्कि फ्यूचर्स है। और जैसे कि आप सब लोग जानते हो, अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर की एक एक्सपायरी डेट होती है अकॉर्डिंगली, इसीलिए इसके रिटर्न के ऊपर हम इसके वैल्यू को काउंट करते हैं। और जो उसका एक्सपायरी रहता है अंडरलाइंग फ्यूचर का, उसकी नेक्स्ट एक्सपायरी या नेक्स्ट फ्यूचर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेटेज देने के लिए इसको रोल ओवर प्रोसेस में हम डालते हैं, जिसको जो कि उसके एक्सपायरी मंथ के पहले 3 वर्किंग डेज में किया जाता है। उसी को हम रोल ओवर भी कहते हैं। इसी के साथ बोथ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कमोडिटीज इसमें हमने कंसिडर की है, जो कि आप आगे चल के देखेंगे। तो डाइवर्सिटी के लिए अगर आप देखोगे तो अ, इसके अंदर जैसे हमने पहले भी देखा कि हमने अलग अलग वर्टिकल्स बनाए हैं, तो इसी में से हमने जो है हमारे कमोडिटीज चूज किए हैं। दीज आर द सेक्टर। ये है वो 10 कमोडिटीज जो 2020 और 21 में एग्रीडेक्स में शामिल की गई है, जिसमें रिफाइंड सोया ऑयल, कैस्टर सीड, चना, कोकूट, धनिया, ग्वारगम, ग्वारसी, जीरा, अरंडीड और सोयाबीन है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो सोयाबीन को दिया गया है 18.43%। दूसरे नंबर पे चना है 17.81%, फॉलोड बाय द ग्वारसीड एंड ग्वारगम एंड कैस्टर सीड। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें मेंशन किया हुआ है परसेंटेज, किसी भी कमोडिटी का परसेंटेज 20% से ऊपर नहीं है और 3% से नीचे नहीं है। ये पिछले जो अप्रैल 2016 से लेके जून 2020 तक का मंथली रिटर्न है एग्रीडेक्स इंडेक्स का, जो कि आप देख सकते हो कि पिछले एक महीने का 0.28% और पिछले 4 महीने का 14% का इसका रिटर्न। एनुअलाइज वोलेटिलिटी की अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में 12.5% और पिछले 4 महीनों में करीब 11% है। एग्रीडेक्स को अगर हम फूड इन्फ्लेशन के हेजिंग टूल पे भी अगर देखा जाए, तो जितने भी एग्रीडेक्स के कोरिलेशन है वो आप देख सकते हैं। सीपीआई, एफपीआई, सीएफपीआई रूरल, अर्बन और डब्ल्यूपीआई फूड ऑलमोस्ट जो है तो 0.4746 से लेके 0.53 के बीच में रहा। अगर हम अदर इंडाइसेस से इसको कंपेयर करें, तो अगर आप इसमें देख सकते हैं कि बहुत ही कम कोरिलेशन ये रखता है किसी भी अदर इंडाइसेस से, जैसे कि निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक है, सेंसेक्स है, सिल्वर एमसीएक्स है, गोल्ड एमसीएक्स है, तो बहुत ही कम कोरिलेशन रखता है। कम कोरिलेशन रखने की ये बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफाइड आपके पोर्टफोलियो के लिए जो बेनिफिट है एनसीडीएक्स एग्रीडेक्स के, उसमें सबसे बड़ा कि अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये एक कैश सेटल प्रोडक्ट है जिसमें कोई डिलीवरी नहीं होती। और इसको ये फॉलोइंग टर्म्स में यूटिलाइज कर सकते हैं ट्रेडर्स। अगर हम बात करें इसके कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन की, तो जो इसके मेजर पॉइंट्स है कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन के, वो ये है कि इसका जो लॉट साइज है, एक लॉट 500 यूनिट का होता है, मतलब जो तेजी मंदी होती है वो 500 रुपए की होती है। इसका जो कोटेशन है बेस वैल्यू पे वो रुपीज पर यूनिट है, और इसका जो टिक साइज है वो 25 पैसा है। ठीक है साथ, अगर हम इसकी एक्सपायरी डेट की बात करें तो ये एक्सपायरी डेट है वो लास्ट वर्किंग डे रहता है, ट्रेडिंग डे पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के मंथ का वो होता है। और जो मार्केट टाइमिंग्स होती है इसकी वही मार्केट टाइमिंग फिक्स होती है, जैसे होती है 9 AM to 9 PM की। प्राइस लिमिट की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 6% परसेंट और फिर प्लस इसका डीपीआर सेट किया जाता है, डीपीएल सेट किया जाता है, जिसको हम डेली प्राइस लिमिट भी कहते हैं। तो एक दिन में ये 6% से ज्यादा या कम घट बढ़ नहीं सकता। पोजीशन लिमिट की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर 15% या फिर 10,000 लॉट ऑन
मेंबर की साइड पे, और क्लाइंट की साइड पे 5% ओपन इंटरेस्ट का या फिर 1000 लॉट मैक्सिमम कोई भी पोजीशन बना सकता है। जो फाइनल सेटलमेंट प्राइस रहता है ऑन एक्सपायरी एग्रीगेट एक्स फ्यूचर्स का, वो जो होता है वो आखिरी 1 घंटे के उसके आखिरी 1 घंटे के बेसिकली वॉल्यूम वेटेड एवरेज के प्राइस के हिसाब से किया जाता है। इसकी जो मार्जिन है वो 7% होती है, 7%, जो कि इन टर्म्स ऑफ रुपीज वैल्यू में अगर हम काउंट करें तो अराउंड 43,000 रुपीज आती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लाइफ में, बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टर को अब कुछ गाइडलाइंस है, जो कि एज एन एक्सचेंज और सेबी हमेशा इसके ऊपर आपको बताते रहते हैं कि इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम देखेंगे कि क्या करना चाहिए। तो जो भी सेबी रजिस्टर्ड एक्सचेंज है और जो सर्कुलर्स होते हैं सेबी के और एक्सचेंज के वेबसाइट पे, वो कंटिन्यूस इन्वेस्टर को पढ़ना चाहिए। सिर्फ जो रजिस्टर्ड मेंबर है उन्हीं के साथ काम करना चाहिए। केवाईसी कंप्लीट करके मेंबर के साथ अपना यूसीसी लेने के बाद ही काम करना चाहिए। यूसीसी मतलब यूनिक क्लाइंट कोड होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका होता है, और जो आपके राइट्स है, जो ऑब्लिगेशंस है, जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है, उनके लिए आपको मेंबर को इंसिस्ट करना चाहिए। और बिल और कॉन्ट्रैक्ट नोट के लिए, हर सेटलमेंट के लिए आपको उनको इंसिस्ट करना देने चाहिए। और इसके अलावा देखो, तो जो कॉन्ट्रैक्ट नोट में जितने भी कंटेंट होते हैं उनको आप अच्छे से जांच लें, जैसे कि मेंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर नंबर, ट्रेड क्वांटिटी, और आप इन ट्रेड को जो है तो एक्सचेंज की वेबसाइट पे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आपका जो M2M रहता है, मार्क टू मार्केट, वो आप डेली बेसिस पे डाउट फेल जो है तो उसका आपका करते रहना चाहिए। अदरवाइज आपको जो है तो उसके अंदर या फिर आपको रिस्क हो सकता है। अपने जो स्टेटमेंट्स आपको मिलते हैं मेंबर के थ्रू, जो ट्रांजेक्शन आपको उसमें दिखाई देते हैं, अच्छे से जांच लें। और अगर कोई आपको डिस्क्रिपेंसी या फिर उसमें कोई बदलाव दिखता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके कहे मुताबिक नहीं हुई है, तो आप उस पर इमीडिएटली एक्शन ले सकते हैं। इसी के साथ आप जो अपने चेक्स और पेमेंट्स जो करते हैं मेंबर को, वो सिर्फ चेक के या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा ही कीजिए। और जो रजिस्टर्ड मेंबर है, जिनका का सेबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उसी के नाम पे जो है तो आप अपने पेमेंट्स इशू कीजिए, और सेबी रजिस्ट्रेशन जरूर जांच लें। के साथ साथ आप जो है तो जो अपने पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स है फंड्स की सिक्योरिटी के, ब्रोकर के अकाउंट्स का भी आप जायजा लेते रहें। इसके अलावा आप समझ सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस पहले अलाउड नहीं थी, अब अलाउड कर दी गई है। आप अच्छे से तो समझ के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, अनऑथराइज फंडिंग के लिए इसमें सेटलमेंट गारंटी फंड जो होता है, या सेटलमेंट गारंटी जो मैकेनिज्म बनाता है, फंडिंग का कोई भी लाभ नहीं लिया जाता। जो चीजें करना थी हमने देखा, तो अब हमको समझना है कि हमको क्या नहीं करना है। तो जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है सेबी के साथ और एक्सचेंजेस के साथ, वहाँ पे उनसे डील ना करें, उनसे कोई भी सौदा ना करें। और आप देख सकते हो एक्सचेंज की वेबसाइट पे कि कौन कौन से मेंबर रजिस्टर्ड है, और उन्हीं के थ्रू आप जो है तो अपनी केवाईसी करके अपना काम कर सकते हैं। ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन बिल्कुल ना करें, उसकी कोई सेटलमेंट की गारंटी नहीं होती है। और किसी भी एडवर्टाइजमेंट या रूमर या टिप्स या बहकावे में आके अपने ट्रेड्स ना ले या फिर पोजीशंस ना बनाए। और जो रिस्क डिस्क्लोजर होता है, अंडरटेकिंग जो आप काम ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको दिया जाता है, वो अच्छे से पढ़ ले और उसको अच्छे से समझ ले। कोई भी अनसाइन या डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट्स आप एक्सेप्ट ना करें। और किसी भी बाजार में फैलाई जाने वाली अफवाहों पे ध्यान ना दें।
और किसी भी वक्त अपनी पोजीशन अपनी कैपेसिटी से ऊपर ना बनाए। जितना पोजीशन, जितना पैसा आपके पास है उतना ही आपका पोजीशन आप बनाए रखें, ताकि आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना आए और आपका नुकसान ना हो। किसी भी एडवर्टाइजर, एक्सपर्ट, एनालिसिस के बहकावे में ना आए, और अगर उनके रिसर्च के थ्रू अगर आप जाते हैं तो उनकी रिसर्च को जांचे परखे और उसी के बाद जो है तो मार्केट में आप अपने ट्रेड करें। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है डब्बा ट्रेडिंग। अब डब्बा ट्रेडिंग होती क्या है, डब्बा ट्रेडिंग को कैसे समझे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और लीगल प्रोविजंस उसके लिए क्या है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि डब्बा ट्रेडिंग जो है वो इलीगल ट्रेडिंग है और वो एक तरह का फ्रॉड है। तो इसमें डब्बा ट्रेडिंग करने और कराने वाला दोनों के लिए ये नुकसानदायक है, इसको नहीं करना चाहिए। जो डब्बा ट्रेडिंग होती है, इलीगल ट्रेडिंग होती है, जो कि रेगुलेटरी परव्यू के बाहर होती है, और इसके लिए इसके चलते अगर किसी का कोई नुकसान होता है तो वो भी सेटलमेंट मैकेनिज्म में नहीं आता है। आप सबको डब्बा ट्रेडिंग से बचना चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्की है। प्लेटफॉर्म पे जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जिसमें ट्रेडिंग जो होता है, एग्जीक्यूशन जो होता है, वो रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म पे होता है, जो कि डब्बा ट्रेडिंग में नहीं होता। उसी तरह एक्सचेंज जो ऑपरेशंस जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट डिलीवरी मैकेनिज्म और सेटलमेंट के हिसाब से होते हैं, जो डब्बा ट्रेडिंग में नहीं होते। जो डेली मार्क टू मार्केट सेटलमेंट होता है वो प्रॉपर सेटलमेंट मैकेनिज्म के थ्रू होता है। डब्बा ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, जहाँ पे आपकी पेमेंट की रिस्क भी रहती है। और जो मेंबर रहता है वो हमेशा आपको डिटेल कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करता है, जो कि डब्बा ट्रेडिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। डिस्प्यूट अगर होने के बाद में रेजोल्यूशन जो है आर्बिट्रेशन के थ्रू आपका एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे तुरंत किया जा सकता है। डब्बा ट्रेडिंग में इसका कोई रेगुलेटर नहीं होता और इसका कोई गारंटी भी नहीं होती। तो बेसिकली एक्सचेंज जो है तो सेटलमेंट की गारंटी लेता है, और डब्बा ट्रेडिंग में ऐसा कोई नहीं है कि जो इसकी सेटलमेंट की गारंटी ले। और फिर भी अगर आप गलती से किसी आपके ट्रेड में फंस जाए, या फिर आपको लगे कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो आप जो है इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। और अकॉर्डिंगली उसको जिस तरह से सेबी रिड्रेस करता है, उसके ये कुछ हायरार्की वाइज जो है तो स्टेजेस दिए गए हैं, जिसमें आईजी, आईजीआरपी, आर्बिट्रेशन, अपीलेट आर्बिट्रेशन, और फिर आगे लास्ट में कोर्ट। तो आज के सेशन के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके कोई सवाल होंगे तो मैं उनके जवाब दूंगा। आप सब लोगों से मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने सवाल Q&A ऑप्शन में जाके लिख सकते हैं। थैंक यू। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कोई भी सवाल नहीं है। फिर भी अगर आपके बाद में भी अगर कोई सवाल हो तो हम आपको सेशन का जो है तो रजिस्ट्रेशन लिंक, इस इस सेशन के लिए जिस मेल आईडी से आपने रजिस्टर किया है उसके ऊपर आपको इसका रिकॉर्डेड लिंक मिल जाएगा। और आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमको बाद में भी पूछ सकते हो ask@ncdx.com पे, या फिर मेरा पर्सनल आईडी है imran.khan@ncdx.com। आप सब लोग अपना कीमती समय आप सब लोगों का अपना कीमती समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी संध्या शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।